हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, लव एंड रिगार्ड जो मुझे कमेंट के माध्यम से मिल रहे हैं, और काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे प्रेरित कर रहे हैं नए वीडियोस बनाने के लिए, नए आर्टिकल पर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन एक कमेंट बहुत लगातार मेरे पास आ रहा है डिफरेंट व्यूअर्स के माध्यम से। वो कमेंट है कि सर आपने जितने भी अब तक वीडियो अपलोड्स किए हैं वो सारे के सारे वीडियोस हायर स्टडीज़ के हैं। सर एक भी आपने अब वीडियो ऐसा अपलोड नहीं किया जो बिगनर्स के लिए हो। तो माय डियर, आज उन सभी अपने व्यूअर्स की शिकायतों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज ये वीडियो मेरे उन व्यूअर्स के लिए है जो केमिस्ट्री के लिए बिगनर्स हैं, जो केमिस्ट्री की अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो माय डियर, ये कोशिश है मेरी उन बिगनर्स के लिए कि उन तक अपनी बात ज़्यादा स्ट्रांगली पहुंचा सकें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बोर-बरी लॉ, यानी कि आई एम गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इन डिफरेंट शेल एंड व्हाट आर द स्पेशल रूल्स इन रिगार्ड क्या हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बोर-बरीज लॉ को लेकर। तो सबसे पहले अपने एम को हाईलाइट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उम्मीद है माय डियर्स आपको उद्देश्य एकदम क्लियर हो गया होगा कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मेरा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से आपको शेल्स में जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाने का मकसद है। ये इंसिडेंट है नियर अबाउट 1921 की, यानी बोर और बरी ये टू डिफरेंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1921 के आसपास एक रूल एक्सप्लेन किया, एक रूल हमारे लिए डेवलप किया। वो रूल था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। और ये हमारा रूल कई पोस्टुलेट्स पर वर्क करता है, कई धारणाओं पर डिस्कस करता है। एक एक करके कोशिश करूंगा आपको इन सब के बारे में बताऊं। लेकिन जो मेरे हिंदी व्यूअर्स हैं वो निश्चित रूप से थोड़े से नाराज होंगे इस हेडिंग से, क्योंकि शायद उनको ये अभी समझ नहीं आया कि आज का वीडियो किस रिगार्ड में है। तो आइए अपने हिंदी वाले व्यूअर्स के लिए भी लिख देता हूं। यानी बोर और बरी का ये हम इलेक्ट्रॉन वितरण नियम पढ़ रहे हैं। ये लगभग 4 स्टेटमेंट पे काम करता है। कौन कौन से स्टेटमेंट हैं, वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा आपके सामने लिखने की। फर्स्ट स्टेटमेंट, बोर व बरी के अनुसार कक्षाओं समझते हैं आप लोग? यदि नहीं समझते तो जल्दी से इसे हाईलाइट कर देता हूं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण n² के नियमानुसार
होता है। तो सबसे पहले तो माय डियर हमें यह समझना होगा कि हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यह इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमेशा 2n² के नियमानुसार होगा। अब आप कहेंगे सर यहां n क्या है? सो n नंबर ऑफ शेल यानी कक्षाओं की संख्या है, और इसका मान 1, 2, 3, 4 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आइए तो जल्दी से इस 2n² को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे हम इस 2n² को यूज कर रहे हैं, सपोज करिए हमारे पास n = 1 है। n = 1 का मतलब हम पहली शेल की बात कर रहे हैं, हम नाभिक से जस्ट बाद वाली कक्षा की बात कर रहे हैं कि नाभिक के जस्ट बाद वाली यदि कक्षा है तो उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, ये बोरबरी के अनुसार सीखने की कोशिश। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहां पर 2n² और जल्दी से वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 × और n की जगह यहां क्या लिखना है हमें? 1 का स्क्वायर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि बोरबरी के नियम के अनुसार हमें यह बात पता चली कि पहली कक्षा यानी फर्स्ट शेल के अंदर कभी भी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। याद रखिएगा मैंने वर्ड यूज किया है 2 से अधिक नहीं जा सकते, यानी कि 1 भी जा सकता है, 2 भी जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। आई वांट टू से, इज दैट क्लियर? एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट हियर n = 2। तो जल्दी से किस फॉर्मूले में हमें यूज करना है? 2n²। तो आइए जल्दी से मेरे साथ 2 × और n की जगह क्या रख देंगे यहां? 2, यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस रूल के अनुसार यह पता पड़ा हमें कि यदि हम सेकंड शेल की बात करें, यानी नाभिक के जस्ट बाद वाली पहली, उसके अगली वाली दूसरी शेल कहलाती है, तो उस शेल में, उस कोश में, उस कक्षा में ये सब सिनोनिम है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 से ज्यादा नहीं रह सकते, लेकिन 8 से कम 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, और इस प्रकार मैक्सिमम 8 तक रह सकते हैं सेकंड शेल में। आगे बात करते हैं। यदि हम यहां n = 3 रख दें तो क्या होगा? किस में रखेंगे? इस फॉर्मूले में 2n² में। जल्दी से पुट करिए मेरे साथ 2 × और n की वैल्यू 3 रख दीजिए। क्यों? n = 3 ले रहे हैं हम, तो 3 का स्क्वायर यानी कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। यानी इस लॉ से हमें यह भी पता पड़ा कि यदि हम थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल में कभी भी 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। बी रिमेंबर 18 से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, 18 से कम 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 18 तक रह सकते हैं। तो बोरबरी ने किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाने की पॉसिबिलिटी बताई थी। उन्होंने यह कभी नहीं कहा था कि फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने यह कहा फर्स्ट शेल में कभी भी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, सेकंड शेल में कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, थर्ड शेल में कभी भी 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। आइए फोर्थ शेल का भी डिस्कशन कर लेते हैं। यदि हम n = 4 रखते हैं माय डियर, किस में? वही नियम जो बोरबरी ने दिया 2n² में, व्हाट वी विल गेट 2 × n की जगह 4 रख दीजिए, सॉल्व करिए एंड 32 इलेक्ट्रॉन। तो माय डियर उम्मीद है अब आप 2n² का मीनिंग क्लियर कर चुके हैं। तो यहां n है नंबर ऑफ शेल, यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n in this 2n² you can find out how many maximum electron can sustain in a particular cell। एक निश्चित कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। अब अगले पॉइंट पर बात करता हूं आपके लिए। अगला पॉइंट, सेकंड रूल।
यानी बोरबरी ने हमें फर्स्ट रूल ही नहीं बताया था, सेकंड रूल क्या दिया उन्होंने, किसी परमाणु की वहत्तम कक्षा, यहां कंडीशन है एक माय डियर, पहली को छोड़कर, यह बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है माय डियर। तो किसी परमाणु की वहत्तम कक्षा, और वो वहत्तम पहली नहीं होनी चाहिए, बस वहत्तम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, और उम्मीद कर रहा हूं मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझ गए होंगे कि बोरबरी ने सेकंड अपने पोस्टुलेट में, सेकंड स्टेटमेंट में हमसे यह कहा कि यदि आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और हम उसकी आखिरी यानी वहत्तम कक्षा की बात करें तो उसमें कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, लेकिन शर्त याद रखिएगा वो आखिरी यानी वहत्तम कक्षा पहली कक्षा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बोरबरी ने कहा था पहली कक्षा में कभी भी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, इसीलिए पहली कक्षा को हम एक्सेप्शन, अपवाद के केस में रखेंगे। यहां थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहा हमसे बोरबरी ने, बोरबरी के अनुसार वहत्तम से पहली वाली कक्षा, अब वहत्तम से पहले वाली कक्षा, मेरे कई सारे व्यूअर्स नाराज हो जाते हैं तुरंत, सर ये वहत्तम से पहले वाली कौन सी होगी? इसे इंग्लिश में कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। वहत्तम से पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। यह सेकंड हमारा बोरबरी का पॉइंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट। तो बोरबरी ने कहा यदि आप कभी किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर से पहले वाली यानी वहत्तम से पहले वाली, इंग्लिश व्यूअर्स पेनल्टीमेट शेल की बात कर रहा हूं, में कभी भी 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे बच्चा। और सर 18 से कम, यस 1 से लेकर 18 तक जा सकते हैं, बट it should not be more than 18 electron in penultimate shell. The third statement of Borbori. And now the final one, the fourth statement. इनके अनुसार वहत्तम कक्षा में 2 व उससे पहली वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाते हैं जब तक कि उनसे पहले वाली कक्षाओं में
2n² के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन न भर जाएं। शायद फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा स्ट्रेस ले आया होगा आपके फेस पर, आपके ब्रेन पर। कोई बात नहीं माय डियर्स, आई एम विद यू एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन each and every statement by various examples, but for that you have to patience, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पहले फोर्थ पॉइंट को थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, यानी कि इफ वी आर गोइंग टू पुट इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, यदि हम भिन्न भिन्न शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं और हम ये महसूस करते हैं कि हमारी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाईलाइट करता हूं जल्दी से आप समझेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में और उससे पहले वाली में 9 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, आउटर मोस्ट में 2 और उससे पहले वाली यानी पेनल्टीमेट शेल की बात कर रहा हूं मैं, 9 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तब तक नहीं आ सकते जब तक कि इन दोनों से पहले वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स 2n² के रूल के अनुसार फुलफिल ना हो गए हो। मैं जानता हूं आप लोग अभी भी तनाव में हैं, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा यू विल बी इन स्ट्रेस। सो माय डियर, आइए कोशिश करता हूं अब ये जितने भी स्टेटमेंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, इन सारे स्टेटमेंट्स को बाय द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स क्लियर कर सकूं। चलते हैं और उनको समझने के लिए माय डियर, सबसे पहले आपके लिए कुछ एक डायग्राम डिजाइन करना चाहता हूं जिससे आपको अपनी इन बातों को ज्यादा मजबूती के साथ क्लियर कर सकूं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, एक डायग्राम डिजाइन करने जा रहा हूं जो आपको मेरे द्वारा बोले गए कई डिफरेंट वर्ड्स को क्लियर कर सकेगा, क्योंकि आप में से कई सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरी द्वारा बोले गए कई वर्ड्स को अभी भी नहीं समझ पाए हैं। जैसे सर ये बार बार आप आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करूंगा बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको वो सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकूं माय डियर। तो उसके लिए आप मेरे डायग्राम बनने का थोड़ा सा इंतजार करिएगा और उम्मीद है इतना पेशेंस आप लोग रख पाएंगे। ऑलमोस्ट ये मेरा डायग्राम डिजाइन हो चुका है और अब मैं कोशिश करूंगा आपको इनको क्लियर करने की। और फाइनली आई हैव टू राइट हियर अ न्यूक्लियस। आई होप सो यू कैन सी इट इज अ न्यूक्लियस, ओके। और न्यूक्लियस को हम जल्दी से एक कलर कोड दे देते हैं। उम्मीद है ये कलर कोड आपको क्लियर हो रहा है, ठीक डियर्स। तो सबसे पहले एक एक करके बातें करेंगे, कौन क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है मेरे इस केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब नाभिक, और नाभिक में मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं इसके अंदर हमारे 2 डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो उम्मीद है इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया है कि एक एटम होता है, उस एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर, जब हम किसी एटम को डिजाइन करते हैं, उसमें वेरियस शेल को डिजाइन करते हैं, तो हम सर शेल की काउंटिंग कहां से करते हैं और कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले शेल की काउंटिंग की बात करूंगा आपके साथ। तो माय डियर, शेल की काउंटिंग होती है, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। मैंने अपने कई सारे व्यूअर्स को, कई सारे बॉयज और गर्ल्स को यहां से काउंट करते देखा है, 1 2 3 4।
माय डियर, दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न। यदि आप वास्तविकता में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार अपनी केमिस्ट्री को रन करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो हमेशा आपको न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाली शेल को फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, आगे भी हो सकती हैं। मैंने केवल 4 शेल का ही डायग्राम बनाया है। इट मे पॉसिबल 5, 6, 7 लाइक दैट। क्लियर है माय डियर? ये है। अब इसके अंदर वापस सर आप बार बार जो वाहितम कक्षा, उससे पहले वाली, सर बताइएगा जरा इसमें क्या है ये सब। तो आइए कोशिश करता हूं एक एक करके आपको इन सब से परिचय कराने की। सबसे पहले बात करूंगा आपके द्वारा इस सेल की। मेरी केमिस्ट्री में इसे कहते हैं माय डियर मेरी केमिस्ट्री में कहा जाता है माय डियर इसे आंतरिक कक्षा या पहली कक्षा, और जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इट इज नोन एज इनर मोस्ट शेल। उम्मीद करता हूं माय डियर्स ये क्लियर हो गया होगा आपको। जस्ट सम मोमेंट्स, आइएगा वापस जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए। उसके बाद अब बात करते हैं सर ये आउटर मोस्ट शेल क्या होती है। आइए, ये जो सबसे बाहर की तरफ है इसे हम कहते हैं वाहितम कक्षा, ठीक है। और इसे कुछ लोग एक और नाम से जानते हैं, अंतिम कक्षा, और जो मेरे इंग्लिश व्यूअर्स हैं वो लोग कहते हैं इसे आउटर मोस्ट शेल। तो उम्मीद करता हूं अब आपको आउटर मोस्ट शेल भी समझ में आ गया होगा। वाहितम कक्षा, आखिरी कक्षा, आउटर मोस्ट शेल एक ही बात है। और अभी मैंने एक और वर्ड यूज किया था जिसे आप सब लोग जानना चाहते हैं, वो है सर ये चौथी से पहले वाली जो तीसरी है इसे हम क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं वाहितम से पहले वाली पहले वाली कक्षा। और जो मेरे इंग्लिश व्यूअर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इट इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल। इसे हम लोग कहते हैं माय डियर, आप उम्मीद है सीख गए होंगे, वाहितम से पहले वाली कक्षा या पेनल्टीमेट शेल। उम्मीद है यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब यदि मैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात करूं, आधुनिक परमाणुवाद की बात करूं, तो अब आधुनिक परमाणुवाद में माय डियर इन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ शेल नहीं कहते, बल्कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे आर नोन एज के, एल, एम, एन, ओ रेस्पेक्टिवली। यानी कि आधुनिक परमाणुवाद में माय डियर इनका नाम बदल गया है। अब इन्हें हम कहते हैं के, एल, एम, एन, आगे भी होती तो ओ, पी, क्यू, इस प्रकार से जाता। तो निश्चित रूप से अब आपका मन करेगा कई सारी बातें जानने का। नंबर 1, सल, इन्हें हम कहते क्या हैं? ये जो आपने बनाए हैं, जो मेरे हिंदी भाषी हैं उनको कोश कह सकते हैं, कुछ लोग इन्हें कक्षाएं भी कहते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले जो व्यूअर्स हैं उनकी जानकारी के लिए इसे हम शेल और कुछ ऑर्बिट भी कहते हैं। तो माय डियर कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हें हम कोश भी कहते हैं, कक्षाएं भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे शेल या ऑर्बिट भी कहते हैं।
यानी कि हम फर्स्ट शेल को k ऑर्बिट, l ऑर्बिट, m ऑर्बिट, n ऑर्बिट भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सर इनको हमने k, l, m, n से क्यों डिनोट किया है? क्या सर हम इन्हें a, b, c, d से डिनोट नहीं कर सकते थे? क्या सर हम इन्हें x, y, z से डिनोट नहीं कर सकते थे? यस माय डियर, ऐसा नहीं कर सकते थे। अब आपका क्वेश्चन होगा, क्यों सर इसे हम k से ही स्टार्ट क्यों करते हैं, x, y, z से या a, b, c, d से क्यों नहीं? तो उसके लिए हमें वापस अपनी केमिस्ट्री के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और जाना होगा आज से लगभग हमें 100 साल पीछे। यह घटना है माय डियर 1917 की। याद रखिएगा, दिस इज द टाइम ऑफ 1917। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे माय डियर, नाम था उनका चार्ल्स ग्लोवर बर्कला। ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1917 में एक प्रयोग किया। अब उस प्रयोग की डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं, और उस प्रयोग की डिटेल के बाद उन्होंने ये निर्धारित किया कि जो सबसे अंदर की शेल है, अंदर की शेल के, उसे लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड कर्नेल से लिया गया है। कर्नेल शब्द यूज किया है माय डियर मैंने, कर्नेल। अब आप कहेंगे सर ये कर्नेल का मतलब क्या है? कर्नेल को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं आंतरिक, सबसे भीतरी। तो माय डियर, नाभिक के जस्ट बाद वाली कक्षा हमारी सबसे अंदर वाली कक्षा मानी जाती है, जिसे हम फर्स्ट शेल भी कहते हैं। और सबसे भीतरी और आंतरिक को लैटिन लैंग्वेज के अंदर कर्नेल कहते हैं। और कर्नेल के शब्द को ही हमारे वैज्ञानिकों ने इसको आधार बना दिया। यानी कि ये जो आप के शब्द देख रहे हैं, ये के शब्द यहां कर्नेल से आया है, और कर्नेल मतलब लैटिन लैंग्वेज का भीतरी, आंतरिक। तो ये के शब्द की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज से हुई, और उसके बाद के सबसे पहली यानी आंतरिक हो गई। फिर हमने उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में के, एल, एम, एन, ओ, पी रखा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हमने कोश के नोमेनक्लेचर को कैपिटल के, एल, एम, एन ही लेटर से क्यों लिखा है। तो ये लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ एक वर्ड कर्नेल से मिला के लेटर है। यहां भी क्लियर हो गया। तो अब आपने इस डायग्राम के माध्यम से कई सारी चीजें सीख ली कि आउटर मोस्ट शेल कौन सी होती है, इनर मोस्ट शेल कौन सी होती है, पेनल्टीमेट शेल कौन सी है, इन कोश को हम KLMN से क्यों इंडिकेट करते हैं। ये सारी जानकारियां मिल गई। लेकिन अब भी मेरे कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे एक टॉपिक पर। तो वो ना कंफ्यूज हो तो आइए उसको थोड़ा क्लियर और करता हूं। जैसे मैंने जो डिजाइन की है अभी 1, 2, 3, 4 शेल डिजाइन की हैं, तो इस 4 शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज 4, इसीलिए हमने इसको वाहिदतम कहा। और आउटर से पहले वाली है 3rd, इसको हमने पेनल्टीमेट शेल कहा। यदि हमारे एटम में 4 से ज्यादा, यदि 5वीं और 6ठी शेल भी होती तो 6ठी शेल यानी 6th शेल हमारी आउटर मोस्ट कहलाती, और 5th शेल हमारी पेनल्टीमेट यानी वाहिदतम से पहले वाली शेल कहलाती। तो मेरे व्यूअर्स इस बात को याद रखना, ये कंफ्यूजन मत पाल लेना कि 4th शेल को वाहिदतम यानी आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। नहीं, एटम के डायग्राम को देखिए, उसमें कितनी शेल यूज हुई हैं, उसमें से जो सबसे बाहर वाली हो, चाहे उसका नंबर 4 हो, 5 हो, 6 हो, उल्टा करते हैं 3 हो या 2 हो, जो भी नंबर होगा वही उसकी आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट मतलब आखिरी, अब इसके बाद कोई और नहीं है, दैट्स वाई इट इज आउटर मोस्ट। याद है? तो 4th शेल आउटर मोस्ट है केवल इस डायग्राम के लिए। किसी और डायग्राम में हमें देखना होगा उस एटम के अंदर कौन से नंबर की शेल सबसे बाहर वाली है, और उस नंबर से पहले वाली उसकी पेनल्टीमेट शेल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये कंफ्यूजन नहीं पालेंगे। लेकिन फर्स्ट शेल, किसी भी एटम की फर्स्ट शेल हमेशा इनर मोस्ट शेल ही कहलाती है।
हमेशा, क्योंकि सबसे अंदर की शेल यही होती है, चाहे एटम कोई भी क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ये सारे वर्ड जो टिपिकल लग रहे थे ये अब आपको क्लियर हो गए हैं। तो आखिरकार आपने अब 1 2 3 के अकॉर्डिंग भी शेल को पहचान लिया और KLMN को भी। अब बात करते हैं सर बोरबरी का जो अभी आपने 4 स्टेटमेंट दिए हैं, अब उनके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हमें इलेक्ट्रॉनों को शेल्स में रखना सिखाइए। चलिए कोशिश करूंगा आपको आपकी इस परेशानी से भी दूर करने का। तो सबसे पहले उठा लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5 और कार्बन एटॉमिक नंबर 6। कुछ एक एग्जाम्पल्स ले लिए हैं माय डियर्स मैंने आपको अपनी बात सिखाने के लिए, और उम्मीद है अब आप तैयार हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये जो आपने नंबर्स लिखे हैं प्रत्येक एटम के नीचे ये क्या है? इन्हें हमारी केमिस्ट्री में कहते हैं माय डियर एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक, और इसको किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से। तो जल्दी से पहले इसको क्लियर कर लेते हैं लाइन को, यानी कि एटॉमिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। और हमेशा माय डियर याद रखिएगा जेड बराबर होता है P बराबर E। कब? यदि हम किसी एटम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तब। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, किसी एटम के अंदर उसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके न्यूक्लियस में कुल प्रोटॉनों की संख्या के, अथवा न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो ऑलवेज इन एनी एटम यू आर गोइंग टू राइट Z इज इक्वल P इज इक्वल E। यहां P प्रोटॉन के लिए लिखा गया है और E इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप जितने भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है। और जो परमाणु क्रमांक होता है सदैव एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनको मैं यूं भी लिखूंगा तो भी मेरी बात ठीक होगी। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहां इलेक्ट्रॉन 3 हैं, यहां इलेक्ट्रॉन 4 हैं, यहां इलेक्ट्रॉन 5 हैं, यहां इलेक्ट्रॉन 6 हैं। और अब हमको माय डियर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, यानी कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। तो आइए जल्दी से मेरे साथ इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, उम्मीद करता हूं तुरंत समझ गए होंगे कि वो पहली ही कक्षा के अंदर चला जाएगा, फर्स्ट सेल के अंदर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चला गया और बोरबरी कहते हैं कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उम्मीद क्लियर है। बात करते हैं 2, जब इलेक्ट्रॉन 2 हैं ये भी पहली ही कक्षा में चले जाएंगे, क्योंकि बोरबरी के अनुसार पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते थे। लेकिन जब बात लिथियम की आती है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉन 3 हैं। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉनों को परमाणु की कक्षाओं में वितरित करना है। तो सबसे पहले नाभिक के जस्ट बाद वाली कक्षा, जिसे हम पहली कक्षा कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, उम्मीद करता हूं 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि पहली में 2 से ज्यादा नहीं जा सकते थे, इसलिए अब हम दूसरी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। हम बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 4 हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन को हम 2,2। अब आप कहेंगे सर इसमें 2 क्यों रखा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बोरबरी रूल वी कैन नॉट पुट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल। हम इनर मोस्ट सेल के अंदर कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते थे, और हम पर इलेक्ट्रॉन थे टोटल 4 यानी 4। तो 4 में से 2 चले गए फर्स्ट में, बचे कितने? 2, वो हमने सेकंड शेल में रख दिए। सिमिलरली माय डियर्स we can put here 2 and 3. Similarly
2 and 4। तो आपने देखा 6 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 और उसके जस्ट बाद वाली में 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6, देखिए 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 5, देखिए 5, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 यानी 4। इसे कहते हैं बोरबरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है माय डियर्स? उम्मीद करता हूं। अब थोड़े से कुछ एक एग्जाम्पल्स हायर एटॉमिक नंबर के ले लेते हैं, जिससे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो स्ट्रेस में ना आए कि सर ये छोटे छोटे तो हम कर लेते हैं। आइए कुछ एक लार्ज एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम बात करेंगे अब जैसे सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, और थोड़ा आगे ले लेते हैं एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। हमसे कहा गया सर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो अकॉर्डिंग टू द Z बराबर P बराबर E, इनके जितने परमाणु क्रमांक हैं साफ पता पड़ता है कि इस पर 11 इलेक्ट्रॉन हैं, इस पर 12 इलेक्ट्रॉन हैं, इस पर 13 इलेक्ट्रॉन हैं, इस पर 14 इलेक्ट्रॉन हैं, इस पर 15 इलेक्ट्रॉन हैं। ये बात मैंने अभी भी कहा था, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है सदैव उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आप चाहें तो इस पर माइनस साइन दिखाकर इसके चार्ज को भी शो कर सकते हैं। अब सबसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में जा रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। अब बोरबरी के अनुसार हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल के अंदर फुलफिल करना है। तो माय डियर आप जानते हैं बोरबरी ने कहा था हमसे क्या कि फर्स्ट शेल, गौर से देखिएगा, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन सी माय डियर। तो इन रूल्स को फॉलो करेंगे हम। अब हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 चले गए, तो 11 में से 2, अभी कितने बचे हम पर 9, और सेकंड शेल 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकती, यानी कि 8। अब 8 और 2 10, और हम पर 11 थे, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। इस प्रकार बोरबरी के अनुसार सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन गया। याद रखिएगा ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं इन सब का एडिशन टोटल इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम में होंगे उनको ही तो आप शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिमिलरली अब हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा नहीं, 2 चले गए। अब 12 में से 2 चले गए, बचे 10, लेकिन सेकंड शेल में 8 से ज्यादा नहीं। बोरबरी कहते हैं अब कितने बचे, 8 और 2 10, 2 और बचे 2। सिमिलरली 2 8 3, 2 8 4, 2 8 एंड 5। उम्मीद है आपको ये सारे मेरे बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, हां या ना। तो माय डियर ये है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द बोरबरी लॉ। अब आप सोच रहे होंगे बस सर यही नहीं, अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और मैं जानता हूं जब सब्जेक्ट का वीडियो ज्यादा लंबा होने लगे तो आप लोग तनाव में आ जाते हैं। तो अब इसलिए हम इस आर्टिकल को यहीं पर विराम देंगे, इसे हम बना देंगे वीडियो नंबर 1 फॉर बोरबरी रूल, और अगले आर्टिकल को यानी कि इससे आगे के एटॉमिक नंबर्स को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिखाने के लिए एक और वीडियो बना देंगे, उसे हम नाम दे देंगे वीडियो नंबर 2, जिससे इन दोनों वीडियो के माध्यम से आपको बोरबरी का नियम क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो अब इस वीडियो के बाद डिजाइन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने जिन जिन आर्टिकल्स को आपके साथ शेयर किया है, आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको माइन्यूटली एक एक टॉपिक को, एक एक बात को सिखा सकूं। लेकिन उम्मीद है कुछ ऐसे सवाल अब भी आपके जहन में होंगे जो आप मुझसे जानना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, आप कमेंट के माध्यम से इन आर्टिकल्स में अब भी
जो परेशानी महसूस कर रहे हैं मुझे बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिड्यूस ऑल योर प्रॉब्लम्स, टू डिलीट ऑल योर प्रॉब्लम्स। लेकिन उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने इस स्नेह को, इस लगाव को कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा पूछी गई हर क्वेरीज का आंसर देने की और इससे आगे बोरबरी के नियम को ले जाने की। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे फिर लेके चलूंगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार।